द टाइप्स ऑफ रिटेलिंग, ट्रू। सो हम लोगों ने सब टाइप के लगभग स्टोर्स कंप्लीट कर लिए हैं, अगर कोई भी स्टोर बाकी रहेगा तो उसको फिर से हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज कि व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ नॉन स्टोर या नॉन फॉर्मेट रिटेल। नॉन फॉर्मेट रिटेल का मतलब है जो फिजिकली प्रेजेंट स्टोर नहीं है बट स्टिल दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर्स। सो वी रोट आई थिंक 6 पॉइंट्स इन दिस, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा था, डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग में लिखा था आप लोगों ने या नहीं लिखा था? चलिए लिखना शुरू कर। क्या इंपॉर्टेंस है, पहली चीज तो ये कॉस्ट सेविंग है क्योंकि आपका रेंट और एडिशनल कॉस्ट इसमें लगता नहीं है, ठीक है। सेकंड है कन्वीनियंस है, कोई भी पर्सन एनी टाइम बेसिकली फॉर द ऑनलाइन मार्केटिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कभी भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। लो कॉस्ट में प्रोडक्ट अवेलेबल होता है इसमें। तो इसके हाँ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर कंप्लेन हैंडलिंग बहुत ज़्यादा है इसमें। कस्टमर तुरंत कंप्लेन अगर करता है तो रिफंड और ये रिप्लेस की फैसिलिटीज़ भी इवन अवेलेबल है ना। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई एडवांटेजेस में। अब हम सबसे पहला पॉइंट करते हैं, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग, तो डायरेक्ट सेलिंग की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग में यहाँ पर सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है यहाँ डोर टू डोर सेलिंग। जब आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग के घर में भी आज भी आप लोग देखते होंगे कि घर पे आते हैं सामान को सेल करने के लिए, और ज़रूरी नहीं है कि वो आपको लो कॉस्ट प्रोडक्ट ही सेल करते हैं, समटाइम हाई कॉस्ट प्रोडक्ट। एक्सेसिव हाई और लग्जरियस प्रोडक्ट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है जैसे आयरन वगैरह, मिक्सर, कुकर, ये सारी चीज़ें भी वो सेल करने के लिए आते हैं घर पर। लेकिन जो डोर टू डोर सेलिंग होता है इसमें कुछ बेनिफिट्स भी हैं और इसके कुछ बोल सकते हैं डिसएडवांटेजेस या लॉसेस भी हैं। अब इसमें लिखिए सबसे पहले कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। इसमें आपके जो लिख सकते हो कि डायरेक्ट सेलिंग इज अ वे ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट डोर टू डोर। डायरेक्ट सेलिंग इज द बोल सकते हैं नॉन स्टोर रिटेलिंग। इन दिस देयर इज 2 टाइप होता है बेसिकली, डोर टू डोर सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या मल्टी लेवल सेलिंग, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग इज द नॉन स्टोर रिटेलिंग विच हैव 2 ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज डोर टू डोर सेलिंग एंड सेकेंड वन इज मल्टी लेवल सेलिंग। डोर टू डोर सेलिंग होगा या तो मल्टी लेवल सेलिंग होगा, ठीक है। सेकेंड चीज इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि डोर टू डोर सेलिंग में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पहला डोर टू डोर सेलिंग का फर्स्ट एडवांटेज है डायरेक्ट सेलिंग अलाउज अ फर्म टू इंटरैक्ट। डायरेक्ट सेलिंग या डोर टू डोर सेलिंग का ये बेनिफिट एक तरीके से कह सकते हैं, या दोनों का ही बेनिफिट मान के चलो, डायरेक्ट सेलिंग का ही बेनिफिट इसको ले लो। डोर टू डोर में जो हो रहा है वही मल्टी लेवल में भी हो रहा है, लगभग सेम हो रहा है। लेकिन हाँ मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होता है ना कि रिलेशंस को हम यहाँ पर थोड़ा सा बेसिकली वैल्यू और प्रायोरिटी देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि नीरज है, अब इसने कोई कंपनी ज्वाइन कर लिया, कोई आपका मल्टी लेवल कोई भी, इसने कोई मल्टी लेवल या बोल सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का कोई कंपनी ज्वाइन किया। अब नेटवर्क मार्केटिंग का कंपनी नीरज ने ज्वाइन किया, अब ही वांट टू परसुएड हिज फ्रेंड्स फर्स्ट टू सेल द प्रोडक्ट, है ना। तो बिफोर गोइंग इन फ्रंट ऑफ स्ट्रेंजर ही विल ट्राई टू सेल द प्रोडक्ट टू द नोन पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर फिर भी लिख लीजिए इसका क्या क्या इसका एडवांटेज है डायरेक्ट सेलिंग का। डोर टू डोर सेलिंग जो मैंने बोल दिया था वो मत लिखिएगा, एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग लिखिए, एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। तो पहला क्या है, डायरेक्ट सेलिंग्स अलाउ अ फर्म्स टू इंटरैक्ट। डायरेक्ट सेलिंग अलाउज अ फर्म टू इंटरैक्ट डायरेक्टली विथ अ कस्टमर, डायरेक्टली विथ अ कस्टमर, डायरेक्टली विथ अ कस्टमर। अब जैसे कि यहाँ पर अगर एग्जाम्पल में देखा जाए कि आज एक लोकेलिटी है, जैसे एग्जाम्पल ले लो बोरिंग रोड एक लोकेलिटी है, यहाँ पर कोई पर्सन है जो घर घर जाकर के सामान को सेल कर रहा है, प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, ठीक है। अब वो क्योंकि वो घर तक बेसिकली प्रोडक्ट को लेके जा रहा है, तो वहाँ पर जो इंट्रैक्शन हो रहा है कस्टमर और जो आपके सेलर, उन दोनों के बीच में प्रॉपर्ली इंट्रैक्शन होगा। कोई क्वेरी होगा तो यू कैन आस्क इजिली, दैट पर्सन दैट सेलर इज गोइंग टू इवन डिफाइन अबाउट इट, है ना। तो यहाँ इंट्रैक्शन हो रहा है फेस टू फेस, ठीक है। सेकेंड चीज क्या होगा कि कस्टमर कैन हैव अ बेटर डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है कोई चीज को प्रेजेंट करना, किसी चीज को दिखाना बेहतर तरीके से, और ज्यादातर ये किसी प्रोडक्ट के यूटिलाइजेशन को लेकर के होता है। जैसे कि मान लीजिए मार्कर को सेल करना है तो इसका डेमोन्स्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, इसको लिख करके ब्लैक बोर्ड में दिखाएंगे कि कितना बेटर और स्मूथली चल रहा है।
सो उसको कहेंगे डेमोन्स्ट्रेशन, दैट इज रिलेटेड विद द यूटिलिटी, ठीक है। सो अ कस्टमर कैन हैव अ better demonstration of the related product, better demonstration of the related product, यानी कि जो रिलेटेड प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट को वो दिखा रहे हैं उसको हम बेहतर तरीके से कस्टमर को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं कोई भी स्टोर में जाते हैं, हम लोग कोई भी स्टोर में जाते हैं, XYZ कोई भी स्टोर में जाएंगे, चाहे घर के आसपास के कन्वीनियंस या ट्रेडिशनल स्टोर में जाएंगे, तो वहां पर वो हमें बोलेंगे मार्कर दीजिए, मार्कर दे देगा, ये दे देगा ना, राइट, दे विल प्रोवाइड मी दिस, दे आर नॉट गोइंग टू शो यू सो मच एंड ऑल, बहुत ज्यादा इंट्रैक्शन। मे बी ट्रेडिशनल में तो थोड़ा बहुत पॉसिबल भी है, बड़े स्टोर में जाओगे जहाँ सेल्फ सर्विस है, वहां पर तो जो सामान समझ आता है तो रखते जाते हैं, लेकिन वहां पर कन्वेंस करने का तरीका है कि प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा, यानी कि कैसे यूज करना है वो आपको बताया जाएगा। तो दैट इज ओनली पॉसिबल इन द डायरेक्ट सेलिंग। ट्रू। थर्ड में क्या होगा, इट रिड्यूस द ओवरहेड कॉस्ट ऑफ द बिजनेस, इट रिड्यूस द ओवरहेड कॉस्ट ऑफ द बिजनेस, इट रिड्यूस द ओवरहेड कॉस्ट ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस में जो भी आपका कॉस्ट है, जैसे आपको प्रोडक्ट को सेल करने के लिए शॉप वगैरह, रेंट वगैरह, ये सारी चीज जो कॉस्ट है वो आपकी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और डोर टू डोर सेलिंग और आपका मल्टी लेवल जो सेलिंग है उसमें सेल्स कंपैरेटिवली जो मार्केट में है उससे ज्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि आप यहाँ पर कन्वेंस भी कर रहे हो कस्टमर को। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या होगा कि डोर टू डोर सेलिंग में हमेशा याद रखिएगा कि प्रोडक्ट सेल हो जाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सेलर एक कस्टमर के पास अगर 1 घंटा दे रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो सेल प्रोसेस सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाए, यानी कि वो प्रोडक्ट सेल हो जाए आपका। तो टाइम टेकिंग है। उसके अलावा जो पर्सन जिसको आपने हायर किया हुआ है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, दैट हैव टू बी वेरी नॉलेजेबल। अगर आपके पास पुअर स्किल्ड पीपल है तो ऐसे सिचुएशन में आप कभी भी मार्केट में प्रोडक्ट को, मार्केट नहीं मतलब कस्टमर्स को आप प्रोडक्ट सक्सेसफुली सेल कर पाओगे, ठीक है। तो टाइम टेकिंग ज्यादा है, आपके लिए कॉस्टली भी है इवेंट। क्यों कॉस्टली है? क्योंकि इन शॉर्ट आपका मार्केट में जो शॉप का रेंट ये सब के पैसे तो बचेंगे, लेकिन आपको अल्टीमेटली पैसे को किसके ऊपर लगाना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर। उनको ट्रेनिंग दीजिए, उन पे टाइम लगाइए, है ना। आगे बात समझ में। और उसके बाद एक और चीज है कि जब भी आप डोर टू डोर सेलिंग कीजिएगा या डायरेक्ट सेलिंग में आप एंगेज रहिएगा, आपको कस्टमर के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि कौन से कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स कौन है। तो ये एनालाइज करना, मार्केट रिसर्च करना, ये सब कुछ डायरेक्ट सेलिंग में इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में। तो कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग और कॉस्टली इवेंट, ये दोनों इसका क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। अच्छा, ये तो हो गया 1-to-1 सेलिंग, तो सबको क्लियर है, वो घर पे जाके एक पर्सन सेल कर रहा, 1-to-1 सेलिंग भी कहते हैं, डोर टू डोर सेलिंग भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है? तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में जहां पर हम लार्ज स्केल में डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, ये भी डायरेक्ट सेलिंग ही है लेकिन लार्ज स्केल है। क्यों लार्ज स्केल है? क्योंकि यहाँ पर एक कंपनी हम फॉर्म करते हैं, उस कंपनी में जो भी मेंबर्स हैं वो अपने अंदर, मतलब अपने अंडर में बोल सकते हैं, मेंबर्स को ऐड ऑन करते जाते हैं। प्रोडक्ट को सेल भी उसी मेंबर को करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक कंपनी है, ये मान लीजिए कि यहाँ पर कोई कंपनी है X, ठीक है। अब ये जो है, इसके अगर अंडर में 2 लोग हैं, कोई भी A और B, अब AB जो है अपने नीचे AB को जोड़ेगा, फिर ये B जो है B के नीचे फिर AB को जोड़ेगा, फिर A जो है ये फिर 2 लोगों को जोड़ेगा, फिर ये। तो इस तरीके से इनका क्या होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग चलता है। अब यहाँ क्या है, एक तरीके का ट्री फॉर्म हो रहा है, देख रहे हो ना, मेंबर्स जुड़ते जा रहे हैं और हर अलग अलग कंपनी का अलग अलग रूल है। कई लोग जो होते हैं वो 2 ही को सिर्फ ऐड कर सकते हैं, कोई लोग बहुत सारे लोगों को कर सकते हैं। तो जैसे A के नीचे में भी 10-20 लोग आ गए, B के नीचे में 20 लोग आ गए, तो समटाइम दिस नंबर ऑफ द पीपल आर फिक्स्ड फॉर मेंबरशिप, अदरवाइज समटाइम मतलब कोई फिक्स्ड नंबर नहीं होता है। लेकिन तरीका सिर्फ यही होता है कि यहाँ बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है और आपको इसके लिए ना कोई भी एडिशनल कस्टमर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपके मेंबर्स ही आपके किसकी तरह काम करेंगे, कस्टमर की तरह भी काम करेंगे और एम्प्लॉयर की तरह भी काम करेंगे, क्योंकि यही ए जो है वो दूसरे, इस ए का आपका ये है एम्प्लॉय है, जॉब भी कर रहा है, और यही इसका कस्टमर भी है, और यही जो आपका है ये दूसरे को भी ऐड कर रहा है। तो इसको कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसकी शुरुआत सबसे पहले एमवे ने की थी, खैर एमवे, ठीक है, जिसके प्रोडक्ट आपको आज ही मिल जाएंगे। ऐसे खैर अभी बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के होने के बावजूद
खुद को सोशल मीडिया में वो अवेलेबल होते हैं वो प्रोडक्ट्स, नॉट सोशल मीडिया सॉरी, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है, मतलब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में तभी वो अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे ऑरिफ्लेम है ना, ऑरिफ्लेम है वो, अभी आप देखना कि आपको बहुत सारे नायका वगैरह में भी इसके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे, और आपको आप मेंबर बनोगे ऑरिफ्लेम में तो भी आपको प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएंगे। सो अब नाउ अ डेज दे आर यूजिंग द डिफरेंट, बोल सकते हैं मिक्सचर ऑफ द चैनल्स फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट। तो ये हो गया आपका डोर टू डोर सेलिंग और मल्टी लेवल सेलिंग, 1-to-1 सेलिंग, ये सब किसके अंडर में आएगा, डायरेक्ट सेलिंग। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट टेली मार्केटिंग। अच्छा, टेली मार्केटिंग में लिखिए, टेली मार्केटिंग इसका क्या, हाँ टाइम टेकिंग है, कॉस्टली है आपका ये, ठीक है, यू हैव टू एंगेज सो मेनी एम्प्लॉयज इन दिस, और ये पूरा का पूरा जो मार्केट होता है, डायरेक्ट सेलिंग का जो पूरा मार्केट है ना, पूरा का पूरा सेल्स पर्सन पे डिपेंडेंट होता है, पूरा का पूरा 100%। आ रही है ना बात समझ में? लाइक अगर सेल्स पर्सन जो है वो कन्विंस करने में सक्सेसफुल नहीं होगा तो अल्टीमेटली वो कंपनी जो है वो लॉन्ग रन में काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपका प्रोडक्ट सेल ही नहीं होगा। आई बात समझ में? चलिए, टेली मार्केटिंग नाम से ही पता लग रहा है टेलीफोन, है ना? तो टेली मार्केटिंग में लिखिए, टेली मार्केटिंग में लिखिए। अच्छा, तुम लोगों को मैं आज एक नोट्स भेजूंगी, उसको मैं सोच रही हूँ आज भेज देती हूँ आप लोग को। मैं क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेली मार्केटिंग, नाम ही डिफाइन कर रहा है टेलीफोन के थ्रू। तो इसमें लिखिए टेली मार्केटिंग, इन टेली मार्केटिंग इट इन्वॉल्व्स, in telemarketing it involves selling a product via telephone, VIA, via telephone, selling a product via telephone, ठीक है। अब जो टेली मार्केटिंग होता है ना, टेली मार्केटिंग आजकल स्टॉक ब्रोकर्स उसको यूज करते हैं, खैर ठीक है, और पहले जो था ना प्रोडक्ट सेल करने के लिए भी यूज होता था, और कई बार इसके साथ चैनल्स और एडवर्टीजमेंट वाले जो चैनल्स थे वो जुड़े होते थे। जैसे नापतोल और होम शॉप 18 के बारे में बताया था, फोन नंबर दिया होता था, आप डायरेक्टली कॉल कीजिए एंड यू विल रिसीव द प्रोडक्ट इन योर होम, राइट। सो डोर स्टेप तक वो प्रोडक्ट को प्रोवाइड करते थे। तो टेली मार्केटिंग वॉज इन द प्रोमिनेंट स्टेज, मतलब बहुत ज्यादा वो हेविली कब चलता था, इन 1990s में बहुत ज़्यादा टेली मार्केटिंग पे आपकी वो मार्केटिंग होती थी, नॉन फॉर्मेट वाली रिटेलिंग जो थी ये होती थी, ठीक है। सो टेली मार्केटिंग में आज, और आजकल जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि टेली मार्केटिंग आजकल कुछ बैंक्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इन व्हाट कंसेप्ट, लाइक फॉर सेलिंग द क्रेडिट कार्ड एंड ऑल, यू विल लिसन अबाउट द थिंग्स कि आप ये नंबर डायल कीजिएगा मैम तो यू विल गेट द, लेकिन एनी हाउ दैट टेली मार्केटिंग में कहीं ना कहीं बैंक उसके साथ एसोसिएटेड है। तो मैं नहीं कह सकते कि ये नॉन स्टोर रिटेल है, क्योंकि बैंक तो कहीं ना कहीं सिचुएटेड है ना, उसके थ्रू आप बेसिकली, लेकिन टेली मार्केटिंग का मतलब यही है कि जहां पर कोई फिजिकल लोकेशन प्रेजेंट ना हो, लेकिन टेलीफोन के थ्रू आप क्या कर रहे हो, प्लेस कर रहे हो ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर टेली मार्केटिंग क्लियर हो गया, समझ में आया टेली मार्केटिंग क्या है, जहां टेलीफोन के थ्रू हम ऑर्डर प्लेस करें, टेलीफोन की तरह मतलब टेलीफोन के थ्रू प्रोडक्ट सेल कर पाए। डन। नेक्स्ट पॉइंट, ऑनलाइन रिटेलिंग। ऑनलाइन रिटेलिंग जो सबसे ज्यादा अभी क्या है, लेटेस्ट बोल सकते हैं तरीका, लेटेस्ट आपका क्या है ये, नॉन स्टोर रिटेलिंग, ठीक है। लेटेस्ट सबसे ज्यादा यूजफुल, सबसे ज्यादा यूटिलाइज अभी यही हो रहा है आपका। तो ऑनलाइन रिटेलिंग जो है एक तरीके से ये आपका लेटेस्ट है और बहुत कॉमन फॉर्म है नॉन स्टोर रिटेलिंग का। अब यहां पर लिखिए क्या होता है, लिखिए ऑनलाइन रिटेलिंग, लिखिए in online retailing companies sell their products either on websites अच्छा, वेबसाइट्स किसके बन सकते हैं, जो कंपनीज ज्यादातर क्या होती है, रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं, ठीक है। सो दीज बोल सकते हैं इन ऑनलाइन रिटेलिंग कंपनीज सेल देयर प्रोडक्ट्स either on their websites or through social media platform, ठीक है।
यानी कि या तो वो प्रोडक्ट को वेबसाइट के थ्रू सेल करेगी, जैसे कंपनी का रजिस्टर्ड वेबसाइट जो होगा, आप उसके पेज को ओपन करो और वहां पर आपको शॉपिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, या तो आप वहां पर ये कर सकते हो, या तो आप उस पर्टिकुलर कंपनी का ऐप डाउनलोड कर लो। आप लोगों को पता होगा कि लोग आजकल वेबसाइट के साथ साथ ऐप भी बनवा लेते हैं, ठीक है, जो गूगल स्टोर में इजिली आप जिससे डाउनलोड कर सकते हो, है ना। तो वहां या तो आप ऐप्स के थ्रू प्रोडक्ट को सेल करो, या तो वेबसाइट के थ्रू सेल करो, या तो सोशल मीडिया को यूज करते हुए प्रोडक्ट को सेल करो, जैसे इंस्टाग्राम हो गया आपका, फेसबुक हो गया, ये सारे आपके ऑनलाइन रिटेलिंग में आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में आपके सारे हो जाएंगे, इसमें Amazon हो जाएगा, ऑरेलिया हो जाएगा, एवर स्टाइलिश जो ज्यादातर फेसबुक को यूज करता है फॉर सेलिंग द एसेसरीज, इयरिंग्स बेसिकली, राइट। तो ये सब लिख सकते हो, एवर स्टाइलिश, एज वेल एज अभी कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जैसे Amazon और फ्लिपकार्ट, ये तो प्योरली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा आजकल कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो अपना ऑनलाइन स्टोर भी ओपन करती है ऑफलाइन के साथ साथ, है ना। बहुत सारे स्टोर हैं ऐसे, या तो जो ऑनलाइन स्टोर है वो उन्होंने उसको एज अ सब्सिडियरी कंपनी बना रखा है, जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स के बारे में सबने सुना हुआ है। कल्याण ज्वेलर्स किस चीज़ के लिए फेमस है? फॉर ज्वेलरी, फॉर फाइनेस्ट ज्वेलरी, राइट। तो ये ज्वेलरी का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसका नाम अलग है, कैंडेयर, राइट, कैंडेयर बाय कल्याण। सो नाउ दैट इज अंडर द कल्याण ज्वेलरी, लेकिन स्टिल दे आर बेसिकली यूजिंग द सेपरेट नेम फॉर दैट, ठीक है। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि लाइक जो ऑनलाइन रिटेलिंग है यहाँ पर जो स्टोर है वो प्रेजेंट नहीं रहेगा, लेकिन वेयर हाउस प्रेजेंट रहेगा। याद रखिएगा, वेयर हाउस हमेशा भी, Amazon का भी वेयर हाउस है, फ्लिपकार्ट का भी है, सबका वेयर हाउस रहता है, ठीक है। तो इसमें लिखिए, आगे लिखिए, अ फर्म डिस्प्ले ऑल द अवेलेबल, अ फर्म डिस्प्लेज ऑल द अवेलेबल आइटम्स ऑन इट्स वेबसाइट, यानी कि जो भी उस पर्टिकुलर ऑनलाइन साइट में जो भी प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो उस स्टोर, नॉन स्टोर रिटेल में जो भी उस प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनको वो क्या करेंगे, शो करेंगे, ठीक है। अ फर्म डिस्प्लेज ऑल द अवेलेबल आइटम्स, ऑल द अवेलेबल आइटम्स ऑन इट्स वेबसाइट, ऑन इट्स वेबसाइट, ठीक है, सो दैट द कस्टमर हैज मल्टीपल ऑप्शन, सो दैट कस्टमर, अ फर्म डिस्प्ले ऑल द अवेलेबल आइटम ऑन इट्स वेबसाइट so that the customer has multiple option, so that the customer has multiple option to choose from, ठीक है, choose from मतलब उन जो भी अवेलेबल है उसमें से आप चूज कर सकते हो। लेकिन नॉन स्टोर रिटेलिंग जो होते हैं ना, उसमें वही प्रॉब्लम है कि आपका ना प्रोडक्ट तो लो कॉस्ट में अवेलेबल हो जाता है, लेकिन कभी भी आपको एट द टाइम इमीडिएट नहीं मिलेगा, है ना। ये चीज़ तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को। अच्छा, नेक्स्ट वन इज ऑटोमेटिक वेंडिंग या वेंडिंग मशीन्स, जिसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक वेंडिंग या वेंडिंग मशीन्स। अच्छा, सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम लिख सकते हो आप ऑनलाइन रिटेलिंग में, ठीक है, Amazon लिख सकते हो, मिंत्रा लिख सकते हो, ठीक है, तो ये सारे आप लिख सकते हो ऑनलाइन रिटेलिंग में। अच्छा, नेक्स्ट वन इज ऑटोमेटिक वेंडिंग। तो ऑटोमेटिक वेंडिंग को वेंडिंग मशीन्स भी कहते हैं। ये आपको इंडिया में बहुत कम दिखेगा, ये इंडिया से बाहर जैसे US और बड़ी बड़ी कंट्रीज में, हाँ, जापान वगैरह में है। तो वेंडिंग मशीन्स बेसिकली यूज किस चीज़ के लिए होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो वेंडिंग मशीन ज़्यादातर आपके नीड बेस्ड प्रोडक्ट को एक छोटा सा कियोस्क टाइप का बना होगा, छोटा सा, ठीक है, मशीन टाइप का आपको दिखा, जैसे ATM मशीन कैसे आपको दिखता है, बिल्कुल सेम वो आपको ऐसे विजिबल होगा, कियोस्क जैसा। और उसमें क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट्स रखे हुए होंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, उसको बार बार फिल करना पड़ता है, लेकिन वहां आपको कोई भी पर्सन खड़ा हुआ नजर नहीं आएगा। आ रही बात समझ में? खैर, ये इन्होंने नॉन स्टोर रिटेलिंग में डाला है क्योंकि पर्टिकुलरली स्टोर फॉर्मेट में ये नहीं होता है, बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट होगा, कियोस्क जैसा बना हुआ होगा, चरखुट सा डब्बा जैसा दिखेगा, ATM जैसा, जैसे आपका देखते हो ना ATM कैसे दिखता है वैसे ही सेम उस टाइप का, और उसमें प्रोडक्ट्स रहेंगे। और प्रोडक्ट्स में भी क्या क्या चीज़ें रहेंगी, जैसे आपके पैकेज जो आइटम्स हैं, जैसे आपके बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स। इवन समोसा मत सोचना कि वेंडिंग मशीन में समोसा मिलेगा, नहीं, पैकेज आइटम मिलेगा, रेडी टू ईट आइटम्स मिलते होंगे, हाँ बिल्कुल। तो ये चीज़ आपका क्या होगा कि जो अभी इंडिया में जो वेंडिंग मशीन्स हैं वो ज़्यादातर कहाँ प्रेजेंट है बता दूँ, एयरपोर्ट्स में और मेट्रो स्टेशंस में, ठीक है, मेट्रो स्टेशंस में एंड एयरपोर्ट में, हाँ एग्जैक्टली, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द बेसिकली वेंडिंग मशीन्स। तो हाँ स्टार्ट हुआ है ये, बिल्कुल।
तो यहाँ पर आप याद रखिएगा बस कि वेंडिंग मशीन जो है इसको कोई ऑपरेट पर्सन एट द टाइम नहीं करेगा, कोई डीलिंग पर्सन आपके साथ नहीं करेगा, लेकिन आपको प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा. बट फॉर दैट देयर इज अ टेक्नोलॉजी दैट यू फर्स्ट नीड टू पुट द अमाउंट, देन यू विल गेट दैट प्रोडक्ट. और वो प्रोडक्ट देने का तरीका क्या है, नीचे एक बिल्कुल खाली सा बड़ा सा स्पेस होगा, वो प्रोडक्ट उसमें आ जाएगा एंड यू हैव टू जस्ट टेक इट. आई बात समझ में? सो दिस इज अ वेंडिंग मशीन. लिख लीजिए वेंडिंग मशीन क्या है. और ये ज्यादातर एफएमसीजी कंपनीज रन करती हैं. एफएमसीजी कंपनीज इसको क्यों रन करती हैं, उसका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है. तो ऑटोमेटिक वेंडिंग या वेंडिंग मशीन समझ में सबको आ गया कि यहाँ सिचुएशन क्या होगा कि ज़्यादातर जो एफएमसीजी जो कंपनीज हैं, जिसको बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स वाली कंपनीज, जैसे आईटीसी हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ये सारे एफएमसीजी कंपनीज हैं. तो एफएमसीजी कंपनीज इस टेक्निक को ज़्यादा यूज़ करती है, ठीक है. और कई जगह पे जैसे यूएस वगैरह में चॉकलेट्स वगैरह भी इस तरीके से अवेलेबल होते हैं. दे हैव मशीन्स फॉर दैट, यू जस्ट पुट सम अमाउंट, यू विल गेट दैट, ठीक है. सो ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन वी कैन से इट इज अ टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड बाय द एफएमसीजी कंपनी फॉर सेलिंग द गुड्स टू द कंज्यूमर. सेलिंग द गुड्स टू द कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर को सेल करने का तरीका है. हेयर नो पीपल आर रिक्वायर्ड टू सेल द प्रोडक्ट. यहाँ कोई लोगों की जरूरत नहीं है, किसी भी लोग वहाँ प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है. बट दैट विल वर्क ऑटोमेटिकली व्हेन यू विल पुट द मनी इनसाइड, यू विल गेट द प्रोडक्ट. ट्रू, समझ में आया, क्लियर हो गया. जैसे विवरेज, और ये कुछ कंपनीज ऐसी हैं जैसे कोको कोला, पेप्सी, नेस्केफे, तो ये सारी इन लोगों ने भी ये टेक्निक को यूज करना शुरू कर दिया है. आई बात समझ में? और इवन कुछ जगह पे तो पिज्जा भी यू कैन गेट थ्रू वेंडिंग मशीन, है ना. चलिए नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट मार्केटिंग. डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग. सो इन डायरेक्ट मार्केटिंग को तुम लोग ऐसे याद कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट, ठीक है. डायरेक्ट मार्केटिंग को लर्न करने का तरीका है एडवर्टीजमेंट, ठीक है. तो सोशल मीडिया और जो आपकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसमें तो हम प्रोडक्ट प्रेजेंट करते हैं और वो सेल होता है ना. प्रोडक्ट को प्रेजेंट किया, अवेलेबल कराया, तो वो सेल हुआ. लेकिन डायरेक्ट मार्केटिंग में कंसेप्ट क्या है कि हेयर वी आर यूजिंग द मीडियम फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट. हेयर वी आर यूजिंग द मीडियम फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट. लाइक वी आर बेसिकली गिविंग एडवर्टीजमेंट ऑन न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर पे हमने एडवर्टीजमेंट दे दिया. जैसे देखा होगा सोनम, तुमने देखा है विशाल मेगा मार्ट का बड़ा बड़ा एक बिल्कुल न्यूज़पेपर पे सबसे पहले आपका एडवर्टीजमेंट आ जाता है ना. सो अब यहाँ पर आप अवेलेबल नहीं करा रहे हो, आप यहाँ इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि भाई ये प्रोडक्ट अवेलेबल है. So here we are using the medium for selling the product. Here we are basically using those medium to influence the customer, for convince the customer, and for give them information about the discount, offers and all. आई बात समझ में? So यहाँ पर क्या क्या तरीके कंपनी ज्यादातर यूज करती है. लिखिए पहले डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है. बेसिकली डायरेक्ट मार्केटिंग को हम कह सकते हैं ना, दिस इज अ न्यू कंसेप्ट जो आपके हर एक नॉन स्टोर जो आपके रिटेलिंग है ना उसको एक तरीके से ब्लेंड कर देता है. इसमें मिक्स हो जाते हैं सारे के सारे तरीके, ठीक है. सो लिखिए डायरेक्ट मार्केटिंग इज अ ब्लेंड ऑफ डिफरेंट. ब्लेंड का मतलब समझते हो क्या होता है? मिक्स हो जाना, ठीक है. ब्लेंड ऑफ डिफरेंट नॉन स्टोर रिटेलिंग, डिफरेंट नॉन स्टोर रिटेलिंग प्रैक्टिसेस, डिफरेंट नॉन स्टोर रिटेलिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है. कंपनीज यूज्ड इट थ्रू, कंपनी यूज्ड इट थ्रू मतलब कंपनी इसको कैसे यूज करती है. सो कंपनी यूज्ड इट थ्रू कूपन्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, कूपन्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, ईमेल्स, ठीक है. वेरियस वेबसाइट्स. अच्छा वेबसाइट्स में ये इसका पर्टिकुलर वेबसाइट नहीं होता है प्रेजेंट, ये पर्टिकुलर वेबसाइट पे ब्लिंक करती है. आपने देखा होगा ना एडवर्टीजमेंट कैसे शो करता रहता है कोई भी कंपनी के बारे में, ऑफर्स के बारे में, है ना. और कई बार इनके खुद के वेबसाइट पे भी तुमने देखा होगा कि कुछ ऐसे वेबसाइट्स जैसे कि आप बायजूस जैसे ओपन करोगे ना, रेडी टू हेल्प के लिए तुरंत से एक बॉक्स ओपन हो जाता है एट द टाइम. सो वी कैन से दिस कि लाइक दे आर यूजिंग इन डायरेक्ट मार्केटिंग. बेसिकली वी आर शोइंग द प्रोडक्ट, वी आर नॉट मेक देम अवेलेबल एट दैट टाइम, बट हम एक तरीके से प्रोडक्ट के लिए इन्फ्लुएंस करें, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है. आई बात समझ में?
क्लियर होगी बात? डायरेक्ट सेलिंग एक सिंगल कंसेप्ट है। डायरेक्ट मार्केटिंग, मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस पता है ना क्या होता है? मार्केटिंग इज समथिंग विच इज वाइडर, हेयर वी आर बेसिकली, हाँ, एंड सेलिंग इज कि बस प्रोडक्ट को सेल करना, और उसको सेल करने से पहले जितने भी प्रोसेस है वो सारे मार्केटिंग में आ जाते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग मिक्स। तो डायरेक्ट मार्केटिंग इसीलिए ब्रॉडर कंसेप्ट है एज कंपैरिजन टू डायरेक्ट सेलिंग। आगे बस समझ में? अब एक और जो टाइप है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर बेसिकली जो आपके सेलर्स हैं दे इंटरेक्ट विद द कस्टमर्स ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली जो सोशल मीडिया जो यूज कर रहे बता रहे थे ना, इलेक्ट्रॉनिक्स आपके रिटेलिंग में भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन नाम अलग अलग दे दिया। समझ लो बस इतना कि इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग वो है जहाँ पर दोनों सेलर और बायर डिजिटली अवेलेबल है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग में ना ज़्यादातर आपके सर्विसेज भी बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे कंसल्टेंसी, वी आर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम समवन, एंड अभी तो ये भी चीज़ें हुई हैं कि मेडिसिन और मेडिकल कंसल्टेंसी भी अवेलेबल हो गया ऑनलाइन। एग्जैक्टली, जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क थ्रू डॉक्स ऐप वगैरह के थ्रू, ये सब के थ्रू यू कैन ईजिली एबल टू इंटरेक्ट विद द डॉक्टर्स। हाँ, तो बेसिकली सर्विस के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स को हम ज़्यादा दे सकते हैं, बोल सकते हैं प्रायोरिटी, कि सर्विस अगर ये एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर, मतलब कि सर्विस के बदले आप पैसा एक्सचेंज हो रहा है, मतलब इन शॉर्ट एक सेलिंग और बाइंग प्रोसेस चल रहा है, तो ज़्यादातर वो किसके लिए होगा? सर्विस के लिए होगा, वो गुड्स और फिजिकल प्रोडक्ट्स से ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग। क्लियर हो गई बात? अब एडवांटेजेस ऑफ नॉन रिटेलिंग लिख लीजिए। व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ नॉन रिटेलिंग? लोअर बिजनेस और ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है, यानी कि यहाँ पर नॉन रिटेल स्टोर रिटेलिंग का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यू कैन स्टार्ट अ विद बिजनेस विद स्मॉल रिसोर्स, यानी आपके फाइनेंशियल रिसोर्स की कमी है, पैसा ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में यू कैन स्टार्ट द नॉन स्टोर रिटेलिंग एज वेल, ठीक है। सबसे जो तरीका तो मैंने बताया था फेसबुक के थ्रू प्रोडक्ट सेल करना, ये सब क्या है जहाँ पर आपका कॉस्ट बहुत एक्सट्रीम नहीं है। प्रोडक्ट को होल्ड करने का कॉस्ट तो हमेशा आपको लगेगा, लेकिन उसके अलावा प्रोडक्ट को मैनेज करने का कोई कॉस्ट नहीं है कि वहाँ पर आपको स्टोर चाहिए, रैक्स चाहिए, ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं है एज सच। तो वी कैन से कि विथ लिटिल रिसोर्स वी कैन स्टार्ट दिस टाइप ऑफ बिजनेस, ठीक है। एंड अगर हम ब्रिक और मोटर स्टोर की बात करें, यानी ट्रेडिशनल स्टोर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर फिजिकल स्टोर को बेसिकली एक तरीके से बोल सकते हैं ना, परचेज करना, रेंट पे लेना बहुत ही एक्सपेंसिव है, ठीक है। लेकिन वहीं पर आपको फिर भी स्टिल यू रिक्वायर वेयर हाउस, ऐसा नहीं कि आपको वेयर हाउस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सो यू रिक्वायर्ड वेयर हाउस इन दिस केस लो। बाकी लेकिन वही आपका प्रोडक्ट फिजिकल लोकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो पहला तो ये हो गया। और आज के टाइम पे अगर मैं बोलूँ तो मार्केट सैचुरेटेड हो गया, मतलब पूरा का पूरा फुल हो चुका है एक तरीके से। अब ऐसे सिचुएशन में ना रिसोर्स इस तरीके का प्लेस अवेलेबल होना वो भी बहुत मुश्किल है, अवेलेबल भी है तो बहुत एक्सट्रीम हाई कॉस्ट पे है कि नहीं, सही बात। चलिए नेक्स्ट इज बेटर एंड इजी एक्सेस टू द मार्केट। बेटर एंड इजी एक्सेस टू द मार्केट, बेटर एंड इजी एक्सेस टू द मार्केट। अब इसका कहने का मतलब ये है कि नॉन स्टोर रिटेलिंग में आपके लिए एक चीज़ बेनिफिशियल है, खास करके अगर आप देखो ये ऑनलाइन रिटेलिंग, सिर्फ इसके ऑनलाइन रिटेलिंग का पार्ट देखो तो सबसे ज़्यादा अच्छा ये है कि ऑल द टाइम ये स्टोर ओपन रहता है, कभी भी एक्सेस कर सकते हो 24/7, है ना। जैसे आपके कुछ देख लो, अमेजोन को देख लो, रात के 2 बजे भी अगर ऑर्डर कर रहे हो उसमें तो आराम से कर सकते हो, लेकिन मार्केट में रात में 2 बजे जाकर के शॉप ओपन नहीं करवा सकते हैं क्या? पर्टिकुलर टाइम फिक्स होता है 11 to 6, 11 to 8, 11 to 9 like this. So we cannot ask those shops, those physical format वाले shop to open it at any time. हाँ, there are some stores, convenience stores are there, but Amazon में all the products are available at all the time. आगे बात समझ में? तो we can easily access it. But for access करने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? इंटरनेट। आगे बात समझ में? फॉर दैट वी जस्ट रिक्वायर्ड इंटरनेट और प्रॉपर टेक्नोलॉजी। लाइक कीपैड वाले फ़ोन पे अमेजोन ओपन नहीं होगा, हो जाएगा क्या? है ना। तो प्रॉपर टेक्नोलॉजी, प्रॉपर सपोर्टिव जो उसके बोल सकते हैं ना कि रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, उसके बाद ही यू कैन बेसिकली एक्सेस दैट पर्टिकुलर रिटेल और प्लेटफॉर्म। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक सबको समझ में आया?
नेक्स्ट लिखिए मार्केट ग्रोथ। मार्केट ग्रोथ, अभी अगर आप देखो तो नॉन स्टे रिटेल इतना ज़्यादा बूमिंग स्टेज पर है। पहले तो ग्रॉसरी जो था वो अनटच्ड पार्ट था बेसिकली, ये पूरे रिटेल में ग्रॉसरी का नहीं मिलता था। ग्रोफर्स ने शुरू किया था इसको, ग्रोफर्स और बिग बास्केट था। खैर बिग बास्केट आपका एक तरीके से ऑनलाइन सुपर मार्केट है जहाँ पर आपको फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि हाँ ये जो आपका ये बोल सकते हैं हम कि जो आपका ये ऑनलाइन रिटेल है, जो ऑनलाइन रिटेल है वो अभी क्या है बूमिंग स्टेज पे। यू विल गेट एवरीथिंग ऑन फ्रॉम ऑनलाइन, ठीक है। अब यहाँ पर इसके लिए एक और चीज क्या बेनिफिशियल है, अच्छा एक्सेस वाला जो मैंने वर्ड करवाया एक्सेस का, तो उसका एक्सेस का कंसेप्ट दो तरीके से है। पहला तो है कि कितने बजे भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे किसी भी दिन में, और सेकंड है कि कहीं भी बैठे बैठे यानी एट एनी प्लेस, वो भी एक चीज एक्सेस में ही आएगा, ठीक है। अब हम मार्केट ग्रोथ में आ जाते हैं। तो इस टाइप के जो रिटेलिंग है आपका ये बहुत जल्दी वो ग्रोथ इसका बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। जैसे मान लो कि मैंने एक जगह पे कोई स्टोर ओपन किया, मेरा वो फिजिकली स्टोर प्रेजेंट है, अब मुझे दूसरे स्टोर को ओपन करने के लिए इतना रिसोर्स चाहिए कि मैं दूसरी जगह पे इजीली उसको स्टोर को स्टार्ट कर पाऊँ, है। लेकिन वहीं अगर आपने एक जगह पे भी कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओपन कर लिया तो उसके बाद आप किसी भी कोने में किसी भी देश के किसी भी एरिया में इजीली अवेलेबल करा सकते हो प्रोडक्ट की नहीं। ट्रू, सिर्फ आपका कुरियर और डिलीवरी सिस्टम क्या होना चाहिए, बेटर होना चाहिए, है ना, और रीजनेबल कॉस्ट वाले होने चाहिए। तो आप इजीली प्रोडक्ट को दूर दूर तक एरियाज तक भी पहुंचा सकते हो। तो ये एक तरीके का क्या है, एक तरीके का ग्रोथ ही तो है, एक्सपेंशन है। सो आप बोल सकते हैं कि आपको ऑनलाइन रिटेलिंग में ये भी आपका क्या है, बेनिफिट है। आगे बात समझ में। लेकिन याद रखिएगा कि ये जितने भी एडवांटेजेस लिखा रही हूँ हर एक नॉन रिटेल फॉर्मेट के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन जो ऑनलाइन आपका रिटेलिंग है उसके लिए सारे सूटेबल है एडवांटेज, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें लिखिए नेक्स्ट है कस्टमर इंटेलिजेंस। कस्टमर इंटेलिजेंस, कस्टमर इंटेलिजेंस, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज है कि जैसे मान लो कि मुझे अगर एग्जाम्पल में मुझे कुर्ता खरीदना है, तो मैं अपने घर के पास किसी स्टोर में गई, कुर्ता खरीदा और मैं वहां से चली गई। उसने मुझे रिसिप्ट दिया, जो प्रिस्क्रिप्ट जो भी अमाउंट उसने बिल रिसिप्ट दिया मुझे, मैंने बिल लिया और मैं चली गई। लेकिन यही चीज आपके ऑनलाइन शॉपिंग में, ऑनलाइन रिटेलिंग में नहीं है। आपको प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अपना पूरा डिटेल उसमें डालना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो सारे डिटेल किसके पास रह जाते हैं, कंपनी के पास। तो लेटर ऑन अगर कोई भी टाइप का आपका किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन आएगा तो यू विल इजीली गेट ओवर ऑन ईमेल। ट्रू। So in short we can say कि non-store retailing requires customers submit some necessary personal details to buy a product, and this way the companies keep record of all the customers and they can access those records for the promotional offers। यानी आगे चल के कोई भी प्रमोशन करना चाहे, प्रोडक्ट को सेल करना चाहे तो इजीली क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है वो इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको कस्टमर्स के इंफॉर्मेशन के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर ईमेल भी आप डालते हो, आप लॉगिन करते हो ना, रजिस्टर करने के बाद ही तो लॉगिन कर पाओगे, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, तो इजीली दे कैन सेंड यू मैसेज, ईमेल्स अबाउट द न्यू प्रोडक्ट्स, अबाउट द ये क्या ऑफर्स। जैसा बिग बिलियन डे आने वाला था तो उससे पहले आई गॉट मैसेज, अब बहुत सारे लोगों को मिल चुका होगा मैसेज, है ना। तो कहीं ना कहीं एज अ अलार्म दे आर वर्किंग थ्रू, बिकॉज एंड हाउ दे आर डूइंग सो, बिकॉज दे हैव कस्टमर्स रिकॉर्ड। सो कस्टमर इंटेलिजेंस दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिट फॉर द नॉन स्टोर रिटेलिंग, है ना। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं कि लो कॉस्ट में प्रोडक्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा, ईजी रिप्लेसमेंट एंड रिफंड ऑप्शंस, ईजी रिप्लेसमेंट एंड रिफंड ऑप्शन इज देयर। तो ये सारे आपके किस चीज़ में आ जाएंगे, आपके एडवांटेजेस में। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन स्टोर रिटेलिंग। सबसे पहला आता है कस्टमर ट्रस्ट। सबसे पहला आएगा कस्टमर्स ट्रस्ट। हाँ ठीक है, सुन लो ऐसे ध्यान से। कस्टमर ट्रस्ट क्यों आएगा, क्योंकि जो कस्टमर है वो कोई भी साइट पे इजीली बिलीव नहीं कर सकता। बिलीव करोगे, कल को पेमेंट कर दोगे प्रोडक्ट के लिए और प्रोडक्ट पहुंचा ही नहीं,
दैट कैन बी पॉसिबल इवन। सो सबसे बड़ा नॉन स्टोर रिटेलर के लिए चैलेंज यही है कि कस्टमर का ट्रस्ट कैसे गेन किया जाए, ठीक है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है खासकर न्यू इंट्रेंट्स के लिए। न्यू इंट्रेंट्स का मतलब है जो नई नई कंपनी ऑनलाइन रिटेल जिसने शुरू किया है, उनका ना कोई मार्केट में रेप्यूटेशन है, ना उनका कोई नाम जानता है, ना कोई पर्टिकुलर ब्रांड आइडेंटिटी है। तो ऐसे सिचुएशन में कोई और फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं है कि कल को अगर प्रोडक्ट का पैसा पेमेंट कर दिया और नहीं मिला तो उसके दुकान पे पहुंच जाएंगे, उसके शॉप पे पहुंच जाएंगे, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कस्टमर के ट्रस्ट को गेन करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है किसके लिए, आपके ऑनलाइन रिटेल के लिए, नॉन स्टोर रिटेल के लिए। ट्रू। अब जैसे घर पे भी कोई सामान अगर सेल करने आएगा तो खरीद लेंगे तो पता नहीं है ना इसको कहाँ जाके वापस करना है, पता है क्या? ट्रू। तो कस्टमर्स ट्रस्ट इसके लिए बहुत बड़ा मतलब इशू हो सकता है नॉन स्टोर रिटेलिंग के लिए। उसके अलावा एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, नो डाउट कि जो आपके नॉन स्टोर रिटेल्स होते हैं इनके रेंट वेंट का झंझट, ये सब इतनी कॉम्प्लिकेशंस इनके बेसिकली प्रोडक्ट सेल करने में नहीं रहता है। लेकिन स्टिल आप प्रोडक्ट को सेल करने से पहले अपना इमेज तो बनाओगे ना। विदाउट इमेज वही वाली चीज़ होगी कि कस्टमर्स ट्रस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये जो कंपनीज होती हैं नॉन स्टोर रिटेल होती हैं वो एडवर्टीजमेंट पे क्या होती है, बेस्ड होती हैं, उन पे बेसिकली हेवली बेस्ड होती हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत ज़्यादा उनको एडवर्टीजमेंट कॉस्ट लगाना पड़ता है। आई बात समझ में? एंड दैट इज़ एन एक्सपेंसिव वन। डिजिटल मार्केटिंग भी जो है जिसमें आप बेसिकली एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दैट इज़ द एक्सपेंसिव बेसिकली वे। ये हो गया। उसके अलावा आपका सिक्योरिटी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। सिक्योरिटी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स जो है इसका मतलब है कि वेबसाइट्स वगैरह जो हैं वो कई बार हैक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हैक हो जाते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी पे है। अब ऐसे सिचुएशन में जब वेबसाइट हैक हो जाएगा तो एनी वन कैन टेक द बेनिफिट। जो भी हैकर होगा वो बेनिफिट ले सकता है, वो ट्रांजैक्शंस को देख सकता है, कहाँ से ट्रांजैक्शन कितने रुपए का हो रहा है वो देख सकता है, कस्टमर्स को हार्म कर सकता है, कस्टमर के पैसे का मिसयूज कर सकता है, उनके कार्ड डिटेल्स को मिसयूज कर सकता है ना। जैसे कि एक बार अमेज़न में हुआ था कि जो एसी है ना 1 लाख वाला वो 5,000 में बिक रहा था। इसीलिए हमेशा याद रखना है कि जो भी बिजनेस वेबसाइट है उनको सिक्योर और लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना ज़रूरी है, ठीक है। और खास करके आपका जो साइबर जो बोल सकते हैं ना, साइबर के लिए यहाँ पर पर्टिकुलर लॉ है, साइबर लॉ, उसको भी फुलफिल करना ज़रूरी है। तभी आप वेबसाइट को प्रॉपरली क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि जो ई कॉमर्स लॉज हैं उसको आप फुलफिल करते हुए चलो, ताकि आपके साथ कल को कोई भी अगर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होता है तो उसके बारे में आप इंक्वायरी कर सको, है ना। तो सिक्योरिटी और लीगल रिक्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि लोगों को अपने पर्सनल डिटेल के साथ अपने फाइनेंशियल टर्म्स को भी उसमें मेंशन करने में डर लगेगा। जैसे कोई कार्ड नंबर नहीं डालना चाहेगा, CVV कार्ड नंबर, योर पिन, सो मेनी थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर बेसिकली डूइंग पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट के लिए। तो सिक्योरिटी और लीगल रिक्वायरमेंट की वजह से भी कई बार कस्टमर्स प्रोडक्ट से खरीदना नहीं चाहते हैं, बट अभी तो सब कुछ लगभग सिक्योर ही चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे कुछ आपके डिसएडवांटेजेस हैं। क्लियर हो गई यहाँ पर पॉइंट? ओके। एडवांटेजेस क्या है कन्वीनियंस स्टोर के? तो पहला है कि ये जो कन्वीनियंस स्टोर है दे कैन प्रेजेंट इन द लोकेलिटीज इन दूज एरियाज जहाँ पे क्राउड भी होता है, जहाँ पे लोग भी होते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल्स के नियर बाय, रेलवे स्टेशन के पास, ठीक है, बस स्टैंड के पास, हाईवेज पर, ये सब कौन से स्टोर होंगे? कन्वीनियंस स्टोर, ठीक है। और इनका जो डेस्टिनेशन होता है ये ज़्यादातर वैसा एरिया होगा जहाँ पर कस्टमर्स का आना जाना लगा रहता है हमेशा। जैसे रेलवे स्टेशन में लोग हमेशा आते जाते रहते हैं, क्योंकि टाइमिंग ट्रेन की अलग अलग वैरी करती है, 24 आवर्स में कभी भी होती है। नेक्स्ट वन इज कि बेसिकली इट प्रोवाइड्स बूस्ट टू द इकोनॉमी। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाई, हाउ, है ना। तो आपने देखा होगा कि इंडिया में 94% आज भी ट्रेडिशनल स्टोर पे हम डिपेंडेंट हैं डिपेंडेंट। 6% आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज लगभग 94% है। अब ऐसे सिचुएशन में जो कन्वीनियंस स्टोर है दैट कैन बी इवन द ट्रेडिशनल स्टोर, मतलब वो ट्रेडिशनल स्टोर्स भी होते हैं और सबसे ज़्यादा इंडिया में वही प्रेजेंट है, ठीक है। तो वी कैन से कि दे आर सेलिंग द डे टू डे वाले प्रोडक्ट्स, नीड बेस्ड प्रोडक्ट, इसीलिए उनका सेल कभी भी कम नहीं होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ क्या कर रहा है, ओवरऑल आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी को, इकोनॉमी को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कन्वीनियंस स्टोर को स्टार्ट करना कोई एक्सपेंसिव प्रोसेस नहीं है। तो इट डज नॉट कॉस्ट मच टू स्टार्ट अ कन्वीनियंस स्टोर।
मतलब ये इंडिविजुअल के बेसिस पे ये एडवांटेज है कि अगर मुझे कोई रिटेल स्टोर ओपन करना है तो आई कैन ओपन द कन्वीनियंस स्टोर, बिकॉज उसको वो बहुत सस्ते में ओपन हो सकता है, कम प्राइस में इट कैन बी पॉसिबल टू स्टार्ट अ कन्वीनियंस स्टोर। और साइज का भी कोई लिमिटेशन नहीं है, यू कैन स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल स्टोर एज वेल, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखिए कि ऐसे तो कन्वीनियंस स्टोर्स के बहुत कम ऐसे कन्वीनियंस स्टोर जिनकी फ्रेंचाइजी है, बट इन एंड आउट इज वन ऑफ द ऑप्शन फॉर फ्रेंचाइजी कन्वीनियंस स्टोर, जो आपको बहुत सारी जगह पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इवन इनके कुछ कन्वीनियंस स्टोर ऐसे भी हैं जिनके फ्रेंचाइजीज अवेलेबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, उसके अलावा आपका डिसएडवांटेज क्या है कन्वीनियंस स्टोर का, तो ये लॉन्ग ऑपरेशनल आवर है, लेकिन ये डिसएडवांटेज होना नहीं चाहिए क्योंकि कस्टमर्स के लिए एक तरीके का एडवांटेज है। लेकिन कन्वीनियंस स्टोर को बहुत देर तक ओपन रखने की वजह से कई बार ये चीज़ है आपका कि स्टाफ को वहाँ के प्रॉब्लम होता है, मतलब एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो दिस इज़ अ चैलेंजिंग टास्क फॉर द एम्प्लॉयज़, ठीक है। और खासकर वैसे लोग जो एक सिंगल पर्सन एक कोई कन्वीनियंस स्टोर को उसने ओपन कर रखा है, तो उसके लिए तो एक्सट्रीम डिफिकल्ट है। अगर कोई बड़ी कंपनी के कन्वीनियंस स्टोर है तो चलो वो तो मल्टीपल एम्प्लॉयज़ का ऑप्शन है, शिफ्ट लगा सकते हैं, लेकिन अगर कुछ लिमिटेड लोगों के साथ कन्वीनियंस स्टोर को स्टार्ट किया गया है तो एम्प्लॉयज़ के लिए दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंजिंग टास्क, बट फॉर द कस्टमर इट इज़ द बेनिफिशियल वन क्योंकि उनको प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहा है। नेक्स्ट है, और एक और चीज़ भी है कि ओवरनाइट वर्क करना उनके हेल्थ पे के लिए ये बेटर नहीं है, तो कहीं ना कहीं कन्वीनियंस स्टोर्स बेसिकली बोल सकते हैं दिस इज़ हार्मफुल फॉर द एम्प्लॉयज़, है ना। लेट नाइट तक जगे रहना, ऑब्वियसली 4, 5, 6 बजे तक वो खुला है, पूरे 24 घंटे ओपन है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए ये सही नहीं है। उसके अलावा एक और चीज़ लिखा हुआ है, ये पॉइंट अगर तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो। अदर नेक्स्ट वन इज़ नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कि जो कन्वीनियंस स्टोर हैं एक्सपीरियंस इन्वेंट्री लॉसेस, मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि कन्वीनियंस स्टोर कई बार ऐसे जगह पे ओपन हो जाते हैं जहाँ पर उनका सेल एज सच नहीं होता है और काफ़ी दिन तक वो प्रोडक्ट सेल नहीं होता है। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं कि कई बार प्रोडक्ट एक्सपायर्ड हो जाता है, उनका ख़राब हो जाता है, लाइक सुपर मार्केट की तरह जो मैंने बताया था। सो दिस कैन बी ऑल्सो हैपन बिकॉज कन्वीनियंस स्टोर में ज़्यादा से ज़्यादा इडेबल आइटम्स होते हैं, इडेबल जो चीज़ को हम खा सकते हैं, इडेबल आइटम्स, फिर आपके मेडिसिन वगैरह जो चीज़ें जो आपकी बोल सकते हैं ना कि बेसिक नीड्स और इमरजेंसी वाले प्रोडक्ट्स, इसीलिए सम टाइम दे कैन ऑल्सो बेसिकली फेस इन्वेंट्री लॉसेस, ठीक है। और इन स्टोर के पास बहुत लिमिटेड आइटम्स होंगे, कभी भी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे इनके पास आइटम्स आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे, और इनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होगा, मतलब कम्युनिटी में जितना वो मतलब जो वो कम्युनिटी या फिर वो बोल सकते हैं जो वो लोकेलिटी पे कर सकता है उससे ज़्यादा हाई कॉस्ट आपने कर दिया। इन्वेंट्री लॉस का ये भी रीज़न है, तो हाईली होता है कॉस्ट इसका। तो आई थिंक सबको क्लियर। किसी को कोई डाउट है नॉन स्टोर रिटेलिंग के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, टाइप्स और कन्वीनियंस स्टोर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। In the next class we are going to do what is the meaning of store manager, who is a store manager, उसके अलावा next करेंगे what are the basic responsibilities of store manager। क्लियर हो गई बात, सबको समझ आ गया? चलिए, okay, see you all in the next